हाय गाइस, वेलकम टू मिस्टर इंट्रोडन यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट्स के बारे में जानेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग ने फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन एक्सचेंज के रेट का डिटर्मिनेशन पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस किस टाइप के ये फॉरेन एक्सचेंज रेट्स एग्जिस्ट करते हैं। तीन टाइप्स के बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज रेट्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ फिक्स्ड, देन आपका फ्लोटिंग या फिर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होता है, एंड थर्ड इज़ मैनेज फ्लोटिंग या फिर डर्टी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होता है। ठीक, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग फिक्स्ड एक्सचेंज रेट देखेंगे। इस सिस्टम में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है या फिर जो भी सेंट्रल बैंक बेसिकली किसी भी कंट्री का, वो एक फिक्स एक्सचेंज रेट अपने हिसाब से वो क्या करती है, एक फिक्स एक्सचेंज रेट रखती है। जैसे इस फिगर में हम लोग देख रहे हैं कि ई जो है ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है। ठीक, यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है कि यार इतना ही डिमांड, मार्केट फोर्सेस चाहे जो भी हो और डिमांड एंड सप्लाई जैसी भी हो रही है, एक्सचेंज रेट हम लोग आपस में ये जो दो कंट्रीज़ हैं उनके बीच का एक्सचेंज रेट हम लोग ई को ही रखेंगे। ठीक, उसके बाद क्या, अगर ये तो हो गया आपका फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। उसमें अगर गवर्नमेंट जो है वो कुछ चेंज करना चाहे, वो क्या करना चाहे कि एक्सपोर्ट्स को अगर इंक्रीज़ करना चाहे, ठीक, एक्सपोर्ट्स इंक्रीज़ करना यानी अपने गुड्स को दूसरी कंट्री में ज़्यादा, अगर आप चाहे कि ज़्यादा वो लोग खरीदे दूसरी कंट्री वाले आपके गुड्स को, तो आप क्या करोगे, आप अपनी करेंसी को क्या करोगे, थोड़ा सा चीप करने की कोशिश करोगे। अगर आपकी करेंसी की वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी तो फॉर एग्जांपल आपका पहले 50 रुपीज़ $1 के बराबर था। अब अगर आपको अपने एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज़ करना है तो आप क्या करोगे, लेट कर लेते हो कि आपकी गवर्नमेंट ने 70 रुपीज़ कर दिया है $1 की वैल्यू। ठीक, तो इससे क्या होगा, जो जो भी दूसरे नेशन के जो भी लोग होंगे दूसरी कंट्री के, उन लोगों के लिए अब क्या होगा, आपकी कंट्री से सामान खरीदना ज़्यादा चीप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्हें $1 के बदले 70 रुपीज़ का गुड मिल रहा होगा, जबकि पहले केवल 50 रुपीज़ का गुड मिल रहा था। तो हम लोग इसी को लेट कर लेते हैं कि अब इन्होंने क्या कर दिया है, एक्सचेंज रेट को इवन कर दिया है। ठीक, इवन करने का मतलब क्या हो गया है कि अब इन्होंने एक्सचेंज रेट को इंक्रीज़ कर दिया है, यानी अपनी जो होम करेंसी है, डोमेस्टिक करेंसी, उसे और ज़्यादा चीप बना दिया है। ठीक, इससे क्या होगा, एक्सपोर्ट्स इंक्रीज़ करेंगे। मगर जब इन्होंने चीप बनाया तब क्या होने लगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होने लगी, डॉलर्स की सप्लाई होने लगी। ठीक, यानी फॉरेन करेंसी की सप्लाई बढ़ गई। ठीक, सप्लाई यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर सप्लाई इंक्रीज़ कर रही है। ठीक, फॉरेन करेंसी, अब क्या हो गया कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपकी करेंसी को खरीद रहे हैं और फॉरेन करेंसी यानी डॉलर्स आपकी इकोनॉमी में ज़्यादा से ज़्यादा आ रही हैं। अब ये जो डॉलर्स की जो सप्लाई इंक्रीज़ हुई है, इसको क्या करेगी सेंट्रल बैंक जो होगी, वो क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा इसको परचेज़ करने की कोशिश करेगी। और धीरे 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 क्या, ये जो फॉरेन करेंसी है ये आपके नेशन में क्या हो जाएगी, एक्यूमुलेट हो जाएगी या फिर ज़्यादा अमाउंट में इकट्ठा हो जाएगी। ठीक, ऑल्दो आपकी जो सेंट्रल बैंक है या जो आपकी गवर्नमेंट है वो इस फॉरेन करेंसी को खरीद तो रही होगी, किस लिए खरीद रही होगी, ताकि जो फिक्स्ड एक्सचेंज एक रेट है जो उन्होंने फिक्स किया है वो मेंटेन रहे। यहाँ पर क्या हो गया कि सप्लाई इंक्रीज हो गई है, और ये जो ए बी अमाउंट है, ये जो आपको फिगर में ए बी पार्ट दिख रहा है, ये क्या हो गया, ये एक्सेस सप्लाई है। ठीक, ज़्यादा सप्लाई होने लगी है। ठीक, तो इसको क्या करेगी, इसको गवर्नमेंट अपने खुद से खरीदने लगेगी, एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगी ये जो एक्सेस सप्लाई हुई है मार्केट में, ताकि क्या हो जाए कि जो आपका फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है वो स्टेबल रहे। ठीक, इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन से कुछ टाइम के लिए ये हो तो जाता है दैट की सप्लाई को वो एब्जॉर्ब कर लेती है बाय परचेजिंग इट, बट लॉन्गर रन में क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका फॉरेन जो करेंसी है वो एक्यूमुलेट हो जाती है। ठीक, तो ये इसकी एक प्रॉब्लम होती है, बस ये एक केस है। बाकी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में आपको यही पढ़ना है कि गवर्नमेंट क्या करती है अपने इंटरवेंशन से ये एक डेफिनेट या प्री डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट को वो बनाए रखने की कोशिश करती है। एक और जो केस 2 है हम लोग उसको भी देख लेते हैं। सेकंड केस में क्या होता है, मान लेते हैं गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, ये एक्सपोर्ट्स को ना इंक्रीज़ करके आपका ये करना चाहती हो कि ये जो उनकी होम करेंसी है उसकी वैल्यू बढ़ जाए। ठीक, उसकी वैल्यू क्या होता है, बढ़ जाए, यानी ये क्या करना चाहेगी, अब ये लोअर एक्सचेंज रेट रखना चाहेगी। गवर्नमेंट क्या हो गई, E2 पे शिफ्ट हो गई। E2 पे यानी लोअर एक्सचेंज रेट रख रही है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका जो रुपी है वो चीपर हो गया। मान लेते ए लेट से ई पे अगर 50 था तो अब यहाँ पर 40 हो गया E2 पर। ठीक, यानी अब हमें कम पैसा देना पड़ेगा फॉरेन करेंसी को खरीदने के लिए। इससे क्या हो जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अब क्या होगी, फॉरेन करेंसी की हमारी डिमांड बढ़ेगी। पहले क्या हो रहा था, सप्लाई बढ़ रही थी, अब क्या हो रहा है, अब हमारी डिमांड इंक्रीज़ कर रही है। यहाँ पर ये जो पार्ट है ये हमारा क्या दिखाता है, एक्सेस डिमांड को दिखाता है।
ठीक, एक्सेस डिमांड होने लगेगी, यानी अब क्या हो जाएगा कि हमारी जो कंट्री के लोग हैं वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन करेंसी को ख़रीदने की कोशिश करेंगे या उसकी डिमांड करेंगे। ठीक, पहले के केस में क्या हो रहा था कि सप्लाई ज़्यादा हो रही थी, यानी जो फॉरेन करेंसी है वो कहीं ना कहीं हमारे देश में ज़्यादा आ रही थी, जबकि उतनी उसकी हमारे नीड नहीं थी। ठीक, लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये फॉरेन करेंसी की डिमांड ज़्यादा है और उसकी सप्लाई कम है। ठीक, तो ये एक केस हो गया। अब इस केस को हम लोग कैसे, गवर्नमेंट कैसे इसका इंटरवेंशन करके इसे डील करेगी, इसको भी देख लेते हैं। सी, यहाँ पर क्या हो जाएगी, डिमांड इंक्रीज हो गई आपकी फॉरेन करेंसी की, तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी, उसके पास जो भी पास्ट में होल्डिंग्स रही होंगी फॉरेन करेंसी को, ये वो उसकी सप्लाई करके मार्केट में जो डिमांड है उसको पूरा करने की कोशिश करेगी। और फिर से क्या कोशिश करेगी, दैट की जो हमारा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट जो कि हमारा जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट था उसको मेंटेन करने की कोशिश करेगी। यानी कि कहने का सेंस क्या है कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में गवर्नमेंट जो है वो कुछ ना कुछ करके, या तो जब उनकी करेंसी की वैल्यू बढ़ती है तब वो फॉरेन करेंसी को ख़रीद लेती है ज़्यादा से ज़्यादा, और जब उनकी करेंसी की वैल्यू कम होती है तब वो क्या करती है, ये कि अपनी करेंसी जो है उसको बेचना स्टार्ट कर देती है। ठीक, एक तो इससे क्या होता है, इसी प्रोसेस को हम लोग टर्म को नाम देते हैं एक्सचेंज पेगिंग का। ठीक, एक्सचेंज पेगिंग इसी को कहते हैं। ये प्रोसेस में क्या होता है, ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का ही प्रोसेस है एक्सचेंज पेगिंग। इसमें क्या होता है, जब आपकी कंट्री की जो करेंसी है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, ठीक, यानी डॉलर आपको सस्ते में मिल रहा होता है, तो आपकी जो सेंट्रल बैंक होगी या जो भी गवर्नमेंट होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन करेंसी को खरीदेगी, और जब आपकी उसी चीज़ की वैल्यू बढ़ जाएगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन करेंसी को बेचेगी। ठीक, इसी मेथड को हम लोग एक्सचेंज पेगिंग कहते हैं, और ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में ही होता है। यही इस चीज़ का हम लोग ने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर दिया हुआ है कि इन फिगर द मार्केट डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट इज़ ई, एंड जितना भी मैंने एक्सप्लेन किया था वो इसका रिटन फॉर्म में यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक, ओके, यहाँ पर लास्ट जो हम लोग देख रहे हैं वो लास्ट लाइन, 2 लाइन्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टू मीट द एक्सेस डिमांड फॉर डॉलर्स द गवर्नमेंट विल हैव टू विदड्रॉ डॉलर्स फ्रॉम इट्स पास्ट होल्डिंग ऑफ डॉलर्स। ये मैंने बताया था, ये केस 2 की बात हो रही है, जब हमारा क्या हो जाता है, डिमांड इंक्रीज हो जाती है बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि हमारा एक्सचेंज रेट कम है। ठीक, तो अगर गवर्नमेंट ये चीज़ नहीं कर पाती है तो उससे क्या हो जाएगा, एक ब्लैक मार्केट भी जनरेट हो सकता है। ठीक, डॉलर्स का, यानी लोग क्या करेंगे, क्योंकि डॉलर सस्ते में मिल रहा है तो लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर को ब्लैक मार्केट में ख़रीद करके रख लेंगे, इस उम्मीद से कि आगे चलकर क्या होगी, जब डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी तब हम इसे बेच देंगे। ठीक, तो गवर्नमेंट को अगर डॉलर की सप्लाई ठीक से नहीं कर पाती, जब डिमांड इंक्रीज़ हो रही है, तो उससे क्या हो जाएगा, एक ब्लैक मार्केट डॉलर्स के लिए फॉर्म हो सकता है। एक्सचेंज पेगिंग, अभी हम लोग ने इस चीज़ को डिस्कस किया था। टू मेंटेन स्टेबिलिटी इन द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम द गवर्नमेंट बाइज फॉरेन करेंसी व्हेन एक्सचेंज रेट एप्रिशिएट्स। एप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन हम लोग ने लास्ट वीडियो में, जिस पे हमने एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन किया था, उसमें हमने डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होगा और आई बटन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। एप्रिसिएशन मतलब क्या होता है कि जब आपकी वैल्यू इंक्रीज़ हो रही हो आपके जो डोमेस्टिक करेंसी है, और डेप्रिसिएशन यानी जब उसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, यानी एक्सचेंज रेट बढ़ रहा हो। ठीक, इसी को क्या कहते हैं, बेचना या ख़रीदना जो होता है गवर्नमेंट का या सेंट्रल बैंक का, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सचेंज पेगिंग कहते हैं। डीवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन टर्म्स को भी हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। डीवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, इन अ फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम व्हेन सम गवर्नमेंट एक्शन इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ इंक्रीजेज द एक्सचेंज रेट, यानी मेकिंग डोमेस्टिक करेंसी चीपर। ये चीज़ हम लोग ने बार बार रिपीटेडली मैंने बताया है, दैट कि एक्सचेंज रेट के बढ़ने का मतलब क्या होता है कि अब आपको ज़्यादा अपनी डोमेस्टिक करेंसी की यूनिट्स देनी होंगी एक यूनिट फॉरेन करेंसी खरीदने के लिए। यानी अगर आप 50 रुपये पहले दे रहे थे तो अब आपको 70 रुपये देना होगा $1 का। तो ये इसका मतलब है कि एक्सचेंज रेट बढ़ गया। एक्सचेंज रेट कम हो जाने का मतलब क्या है कि अब आपको 40 रुपये देने पड़ रहे हैं $1 का। ठीक, तो जब भी एक्सचेंज रेट बढ़ता है तो किसी भी गवर्नमेंट एक्शन की वजह से, ठीक, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में जो हम लोग ने केस 1 पढ़ा था उसमें क्या हुआ था, एक्सचेंज रेट बढ़ा था, तो उसका हम लोग क्या कहेंगे, डीवैल्यूएशन। ठीक, यानी सरकार ने अपनी जो होम करेंसी है उसको क्या कर दिया, उसकी वैल्यू कम कर दी। बेसिकली ये एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज़ करने के लिए होता है, या फिर फॉरेन करेंसी की ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई हो इस वजह से होता है। जब शॉर्ट ऑफ फॉरेन करेंसी हो जाती है किसी कंट्री में तो वो अपनी करेंसी का डीवैल्यूएशन कर देती है, यानी उसकी वैल्यू को कम कर देती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन करेंसी की सप्लाई हो पाए और उसका स्टॉक बढ़े।
रीवैल्यूएशन में क्या होता है कि जब कंट्रीज़ को वो अपनी करेंसी की वैल्यू को ज़्यादा करना होता है, ठीक। बेसिकली वो क्या चाहते हैं कि अब एक्सपोर्ट्स की बात नहीं होती, अब वो क्या चाहते हैं कि अपनी उनकी करेंसी जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो कंपेयर टू दूसरी कंट्री, ठीक। यानी उन्हें कम पैसा देने पड़े किसी फॉरेन करेंसी की यूनिट को खरीदने के लिए। यानी अगर मान लेता हूँ मैं कि अब अगर इंडियन गवर्नमेंट चाह रही है कि मुझे 40 रुपये या 35 रुपये दे करके $1 मिल जाए, तो वो क्या करेगी वो क्या करेगी, रीवैल्यूएशन करेगी, यानी वो एक्सचेंज रेट को कम कर देगी, ठीक। एक्सचेंज रेट कम होगा तो सब डिमांड जो है वो इंक्रीज तो करेगी फॉरेन करेंसी की, बट इससे क्या होगा कि आपकी जो डोमेस्टिक करेंसी है वो कॉस्टलियर हो जाएगी, ठीक। यही आपका डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन का कंसेप्ट होता है। नेक्स्ट हम लोग दूसरा एक्सचेंज रेट सिस्टम देखेंगे, डैट इज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। इसको हम लोग फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम भी कहते हैं। फ्लोटिंग का मतलब क्या होता है, फ्लोट करना यानी तैरना, ठीक। तैरने का यहाँ पर क्या सेंस है कि तो ये जो है बेसिकली फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, ये काफ़ी ज़्यादा आपका चेंज होता रहता है, ठीक। ये कोई फिक्स्ड नहीं रहता है, इसमें काफ़ी शॉर्ट रन में भी या फिर आपके हाँ थोड़े थोड़े टाइम पीरियड में भी इसमें चेंजेस होते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो बेसिक डिटर्मिनेंट है वो क्या है, डिमांड एंड सप्लाई है, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक। जो हम लोगों ने फॉरेन एक्सचेंज रेट को निकालने का जो हम लोग ने पढ़ा था, एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन का जो तरीका था, जिसमें हम लोग डिमांड कर्व को देखते हैं, सप्लाई कर्व को देखते हैं, जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, पॉइंट ई है, ये यहाँ पर क्या है, डिमांड इक्वल्स सप्लाई होता है, और यहीं पर क्या होता है आपका एक्सचेंज रेट होता है। यानी ये जो है ये आपका ये जो पार्ट है ये आपका एक्सचेंज रेट है, यानी एनओ या फिर ईएम, ये आपका एक्सचेंज रेट होता है, ठीक। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होता, ये फ्री होता है, फ्रीली इसका मैकेनिज्म वर्क करता है, और इसमें क्या बेसिक जो है मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई के, वही इसके डिटर्मिनेंट्स होते हैं। जब डिमांड ज़्यादा हो जाएगी या जब सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी तो उसके बेसिस पे ही आपका एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है, आपका एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है, ठीक। या फिर दूसरे दूसरे एक्सचेंज रेट सिस्टम होते हैं। इसमें गवर्नमेंट का कोई भी इंटरवेंशन नहीं होता, ये फ्री ही फ्लोट कर सकता है, यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर ही ये पूरा डिपेंडेंट होता है, ठीक। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा जानने वाला नहीं है। जो आपका सिंपल डायग्राम था उसका एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन का, उसी को आप लोग इसमें यूज़ करेंगे। और सेकंड जो हम लोग ने उसमें डिसइक्विलिब्रियम के केसेस पढ़े थे हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में, उसका भी जो फिगर है उसको भी आप इसमें ये ऐड ऑन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो दिखाता है कि एक्सेस डिमांड के केस में क्या होगा और एक्सेस सप्लाई के केस में कैसे एक्सचेंज रेट आपका चेंज होगा। नेक्स्ट हम लोग और देखेंगे एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन क्या होता है। अभी मैंने डिस्कस किया था एप्रिसिएशन यानी जब आपकी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू यू इंक्रीज कर जाए, ठीक। इंक्रीज इन एक्सचेंज रेट इंप्लाइज दैट द प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी हैज इंक्रीज, ठीक। दस द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इज डिक्रीज। देखिए वैल्यू और प्राइस हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक। इनके बीच में इन्वर्स रिलेशन होता है, यानी वैल्यू अगर बढ़ रही है तो प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक। तो वही चीज़ है कि अगर आपकी जो डोमेस्टिक करेंसी का जो एक्सचेंज रेट है वो अगर बढ़ गया है, ठीक, तो वो तो डेप्रिसिएशन होगा। क्यों? क्योंकि आपका जो एक्सचेंज रेट है वो अगर बढ़ रहा है तो आपका फॉरेन करेंसी क्या हो रही है, वो ज़्यादा आपकी कॉस्टलियर हो जा रही है, ठीक। तो बेसिक आइडिया क्या है कि अगर आपकी फॉरेन करेंसी की जो वैल्यू है वो कम हो जाए इन कंपेयर टू, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि आपकी जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी वैल्यू बढ़ जाए, तो वो क्या होगा, एप्रिसिएशन। जब आपकी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम हो जाए इन कंपेयर टू फॉरेन करेंसी, तो वो क्या हो जाएगा, आपका डेप्रिसिएशन हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग जो लास्ट इसका टाइप है दैट इज़ मैनेज्ड फ्लोटिंग, जो कि ज़्यादातर इकोनॉमीज़ में देखा जाता है। इसमें क्या होता है, देखिए इसके दो पार्ट्स है। एक तो आपका इसका जो फिक्स्ड पार्ट है वो क्या होता है, फिक्स्ड और फ्लोट दोनों पार्ट्स होते हैं इसके, ठीक। एक फिक्स्ड पार्ट में क्या होता है कि इसमें आपका एक एक्सचेंज रेट सिस्टम या एक कुछ वैल्यूज़ आपकी फिक्स्ड रहती है। अपर लिमिट और लोअर लिमिट्स जो है वो गवर्नमेंट फिक्स करके रखती है कि यार इससे ऊपर अगर जाएगा एक्सचेंज रेट तो हम लोग इंटरवीन करेंगे, या इससे नीचे अगर हो जाता है तो हम लोग इंटरवीन करेंगे। यानी अपर लिमिट्स एक अपर लिमिट फिक्स्ड होती है और एक लोअर लिमिट फिक्स्ड होती है, और इसके बीच में आपका एक्सचेंज रेट जो है वो फ्लोट करता रहता है, ठीक। इस तरीके से आप देख सकते हो कि अपर लिमिट एक होगी, ठीक। इसके ऊपर अगर एक्सचेंज रेट जाता है तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होगा, ठीक। और इसके अगर नीचे जाता है तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होगा, ठीक। लेकिन अगर यहाँ पर ही बीच में ही रहता है ये, तो क्या हो जाएगा आपका, जैसे
यहाँ पर ये अगर फ्लोट कर रहा है तो ये क्या होगा, ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, यानी डिमांड और सप्लाई यानी मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंगली ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहेगा, फ्लोट करता रहेगा। तब तक गवर्नमेंट नहीं इंटरवीन करेंगी जब तक ये अपर लिमिट को क्रॉस कर जाए। ठीक, जब यहाँ पर आ जाएगा एक्सचेंज रेट तब क्या हो जाएगा, वो आपका गवर्नमेंट इंटरवीन करेंगे, या फिर अगर ये लोअर लिमिट को क्रॉस कर जाए तब क्या हो जाएगा, तब भी गवर्नमेंट इंटरवीन करेंगी। और यही ज़्यादातर इकोनॉमीज़ में देखा भी जाता है, मैनेज फ्लोटिंग। इसको हम लोग कहते हैं डर्टी फ्लोटिंग भी। डर्टी टर्म से यहाँ पर क्या मतलब है कि इसमें बेसिकली गवर्नमेंट का रोल होता है, इसकी वजह से इसे डर्टी फ्लोटिंग कहते हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है, कई कई गवर्नमेंट्स अपनी एक जो करेंसी है उसको स्ट्रॉन्गर दिखाने के लिए इसमें क्या करती है कि जो जैसे डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस नहीं भी है उसके हिसाब से भी ये लोग क्या कर देती है अपने हिसाब से, ताकि अपनी करेंसी को कॉस्टलियर या फिर उसको जो है उसकी वैल्यू इंक्रीज करने के लिए उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करती रहती है। ठीक, तो उसकी वजह से इसे डर्टी फ्लोटिंग कहते हैं, यानी अपने फ़ायदे के लिए वो लोग कुछ ना कुछ इसमें चेंज करने की कोशिश करती है। हर एक गवर्नमेंट या ज़्यादातर गवर्नमेंट्स जो भी कंट्रीज़ की होती हैं वो क्या करती हैं कि इसमें कुछ ना कुछ अपने हिसाब से अपना कुछ तिगड़म लगा करके अपना एक्सचेंज रेट बढ़ाने की कोशिश करती हैं। ठीक, अब देखिए, इट रिफर्स टू अ सिस्टम इन विच फॉरेन एक्सचेंज इज डिटरमाइंड बाय फ्री मार्केट फोर्सेज विच कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंटरवेंशन ऑफ सेंट्रल बैंक इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। सेंट्रल बैंक तभी इंटरवीन करती है जब आपका अपर लिमिट या लोअर लिमिट से ऊपर नीचे हो जाता है एक्सचेंज रेट। ठीक, Central bank intervenes to buy or sell foreign currencies in an attempt to stabilize exchange rate movements whenever they feel such actions are appropriate। जब भी उन्हें ऐसी ज़रूरत महसूस होती है तो वो लोग क्या करती है, इंटरवेन करती हैं। सो दीज वर ऑल टाइप्स ऑफ जो भी आपके एक्सचेंज रेट सिस्टम होते हैं, फिक्स्ड, फ्लेक्सिबल। इनमें हम लोग ने कई सारे डिफरेंट टर्म्स के बारे में भी हम लोग ने देखा है, जैसे कि एक्सचेंज पेगिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका एक्सचेंज कंट्रोल होल वाली जब सीरीज़ हम लोग करेंगे तो उसमें भी एक्सचेंज पेगिंग के बारे में जानेंगे। डीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट आपका जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है या फिर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम है। एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के बारे में भी हम लोग ने इस वीडियो में कवर किया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आगे की वीडियोस में भी इनका कहीं ना कहीं हम लोग इन वर्ड्स का यूज़ करते रहेंगे। ठीक, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको इस वीडियो के हैंड रिटन नोट्स चाहिए देन यू कैन सब्सक्राइब टू माई यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल। वहाँ पर आपको सारे हैंड रिटन नोट्स एंड ये जो पीपीटी है ये भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। और अगर आपको इसका ऑनलाइन मोड में आपको कुछ भी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट चाहिए या ऐसी जो ये वीडियोस है इनका अगर आपको ब्लॉग फॉर्म में जो इनका कंटेंट है वो चाहिए तो आप लोग मेरे ब्लॉग को भी देख सकते हैं, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू।